तो एपिसोड की शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं। एमसी कह रहा होता है कि 33 ब्लड एसेंस थर्ड रैंक के और 14 फोर्थ रैंक के ब्लड एसेंस हैं। मैंने अपने ज्यादातर इक्विपमेंट्स को सेल कर दिया, उसके बाद मैंने इस ब्लड एसेंस को खरीदा है। इससे मैं दूसरे इंसेक्ट आर्मी को बना सकता हूँ। और फिर एमसी उन एसेंस को अपने इंसेक्ट्स को खिलाते हुए कहता है कि मेरे इंसेक्ट्स, अब तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है, तुम पहले थर्ड रैंक के ब्लड एसेंस को खा लो। और एमसी बताता है कि थर्ड रैंक का ब्लड एसेंस ह्यूमंस के लिए थर्ड ट्रांसफर मास्टर के बराबर है और एक बोतल ब्लड एसेंस निकालने के लिए सैकड़ों प्रीसियस बीस्ट की जरूरत होती है। तो एमसी अपने इंसेक्ट से कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो फिर हम लिटिल लाइन को देखते हैं। लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर, मैं इसे खाना चाहती हूँ। तो एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि तुम अभी इसे मत खाओ क्योंकि अभी तुम्हारे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में टाइम है। तो हम लिटिल लाइन को देखते हैं। लिटिल लाइन रोने लगती है और एमसी एक अजीब सा फेस बना रहा होता है और फिर एमसी लिटिल लाइन से परेशान हो जाता है। तो एमसी लिटिल लाइन को एक बोतल के ऊपर रख देता है और कहता है कि तुम भी खा लो। तो लिटिल लाइन भी कहती है कि मास्टर सबसे बेस्ट है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपने इंसेक्ट्स को फोर्थ रैंक का ब्लड एसेंस पिलाने लगता है, जो कि ह्यूमंस के लिए 90 लेवल यानी कि फोर्थ ट्रांसफर मास्टर्स के बराबर होते हैं। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं, वो भी ब्लड एसेंस को पी रही होती है, जिसके वजह से उसका भी लेवल अप हो रहा होता है और लिटिल लाइन का लेवल 18 से 19 हो जाता है। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी के इंसेक्ट रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और हर इंसेक्ट 40 से 60 और इंसेक्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब एमसी की इंसेक्ट आर्मी 1 लाख की हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एमसी के हाथ से उसकी इंसेक्ट आर्मी बाहर आने लगती है। एमसी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो एमसी की कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं, जिसे देख के एमसी भी शॉक हो रहा होता है। तब एमसी उनसे कहता है कि बाहर मत आओ, ये मेरा घर है। और एमसी गुस्सा करते हुए उनसे कहता है कि इंसेक्ट अपने अपनी नेस्ट में वापस आओ और जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक तुम लोग बाहर मत आना। तो हम देखते हैं कि सारे इंसेक्ट आर्मी एमसी के सीक्रेट डायमेंशन में जाने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सारे एमसी के सीक्रेट स्पेस में चले गए होते हैं। तो एमसी कह रहा होता है कि ये सारे इंसेक्ट घर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, ये मुझ में बहुत ज्यादा डेंजरस है। और एमसी देखता है कि लिटिल लाइन अभी भी खा रही होती है। तो एमसी गुस्सा करते हुए लिटिल लाइन से कहता है कि वो सिर्फ खाना ही जानते हैं, तो मैं उन्हें कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तभी एमसी का स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और बताया जाता है कि अब एमसी का आइडेंटिटी ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट हो गया है, ऑक्यूपेशन डिवाइन लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर हो गया है। और एमसी के पास एक ही टैलेंट होता है जिसमें कि एमसी किसी भी चीज को ग्रो कर सकता है, जो कि लेवल 1 पे होता है। और बताया जाता है कि एमसी के पास एक इंसेक्ट है जो कि 21 लेवल का है और उसकी इंसेक्ट आर्मी में अब टोटल 1 लाख इंसेक्ट्स है और एमसी का पावर एवोल्यूशन 197 स्टार होता है। तो एमसी अपने स्टेटस विंडो को देखकर खुश हो रहा होता है और कहता है कि 197 स्टार, क्या ये बहुत जल्दी नहीं बढ़ रहा है? और वो लगभग थर्ड ट्रांसफर मास्टर के बराबर की है। और फिर एमसी कहता है कि सब कुछ तैयार है, अब बस सिर्फ कल के तियानजाओ कैंप के ट्रिप का इंतजार है। और एक बार जब मैं लेवल 30 पर पहुंच जाऊंगा तब मैं अपने सेकंड ट्रांसफर को कंप्लीट कर पाऊंगा। और एमसी सोच रहा होता है और कहता है कि क्या होगा अगर मैं और एक नए मदर इंसेक्ट को पा सकूं। तभी सीन चेंज होता है और हमें नाइट वॉच के बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हम तांगजिंग को देखते हैं। तांगजिंग कह रही होती है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि हेवनली स्वॉर्ड किंग आगे आए? क्या एमसी के मामले में इस तरह से भीड़ को उकसाना जरूरी है? तो अंकल ली कहते हैं कि उस मामले में वो निश्चित रूप से जियांगनांग सिटी में उस घमंडी जियाओ बेयान का सम्मान करेगा। और इससे भी ज्यादा सीरियस बात यह है कि तियानजाओ कैंप में किसी भी सीक्रेट को छुपाना इम्पॉसिबल है और एमसी में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है और मुझे चिंता है कि उसका पॉइजन टाइप टैबू है। तो तांगजिंग कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे डराओ मत। और फिर अंकल जी बताते हैं कि 600 साल पहले डेवोर के द्वारा उत्पन्न अशांति को दक्षिया में कब्जा कर लिया गया। उसके जन्म के बाद जिन लोगों के पास वो पाया गया उन्हें तुरंत ही मार दिया गया। तांगजिन कहती है कि अगर एमसी के पास कोई फॉरबिडन प्रोफेशन होगा तो उसे फर्स्ट अवेकनिंग के टाइम पर ही पता चल गया होगा, तुम सिर्फ पागल हो रहे हो। और हम देखते हैं कि तांगजिन बहुत ही ज्यादा शौक हो रही होती है।
तो हम अंकल ली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं पागल हो रहा हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं कि जो जंगल में एक मैप को देख रहा होता है। तभी एमसी कहता है कि ये कौन सा रास्ता है, ये मत कहना कि मैं फिर से खो गया हूँ। तभी कोई कहता है कि मेरी मदद करो। तो एमसी भी उसके आवाज को सुन लेता है और फिर एमसी उसके तरफ देखता है तो पेड़ के ऊपर एक पर्सन होता है और वो मदद मांग रहा होता है। वो कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो उस जंगल पर एक पर्सन को लटके हुए देखकर एमसी भी थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन फिर एमसी अपने वेलो को क्रिएट करता है और उस पर्सन को बचा लेता है और वो पर्सन एमसी के सामने आ जाता है। तभी वो पर्सन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डरावना था, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा तब तक मुझे चिड़िया की घोंसला नहीं दिखी। तो एमसी कहता है कि आपको ऊंचाई से डर लगता है फिर भी आप उस चिड़िया के घोंसले को पाना चाहते हैं, क्या इसे कोई किड्यूल्ड कहते हैं? और गाइस मुझे किड्यूल्ड का मतलब पता नहीं है और ट्रांसलेशन में भी इसका कुछ खास मीनिंग मिल नहीं रहा है, इसीलिए अगर किसी को किड्यूल्ड का मतलब पता है तो प्लीज बता देना। तो हम उस पर्सन को देखते हैं। वो पर्सन एमसी से कहता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए क्या मैं तुम्हें रीपे करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? तो एमसी उस पर्सन से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि तियानजाओ कैंप कैसे जा सकता हूँ? तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तो एमसी उस पर्सन से कहता है कि रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। और फिर हम देखते हैं कि एमसी उस पर्सन के पीछे जाने लगता है। तो एमसी उस पर्सन से पूछता है कि आप भी एक अवेकन पर्सन है तो आप अपने स्वॉर्ड को अपने इन्वेंटरी स्पेस में क्यों नहीं रखते हैं? तो वो पर्सन एमसी को बताता है कि वो कोई अवेकन पर्सन नहीं है, वो सिर्फ स्वॉर्ड को ट्रेन करता है। और फिर वो पर्सन बताते हैं कि उस टाइम पर मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं था, इसीलिए मैं अवेकनिंग में फेल होने के बाद जिंदा रहने के लिए इधर उधर भटकता रहा। लेकिन 10 साल बाद भी मैं सिटी में एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सका। उस टाइम पर मैं पूरी तरह से निराश हो गया था और मौत की तलाश में था और मैं पहाड़ों की तरफ भागा जहाँ पर मुझे एक बूढ़े शिकारी द्वारा छोड़े हुए झोपड़ी और ये स्वॉर्ड मिली। और फिर मैं हर दिन स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने का डिसाइड किया। 50 सालों की ट्रेनिंग के बाद अचानक से एक घटना घटी। वो पर्सन एमसी से कहता है कि यंग बॉय क्या ये मिस्टीरियस नहीं है? तो एमसी हाँ कहता है। तभी वो ओल्ड पर्सन एमसी से कहता है कि क्या तुम मुझसे सीखना चाहते हो? मैं सिर्फ एक ही मूव जानता हूँ और उसका नाम है। और फिर वो पर्सन स्माइल करने लगता है और एमसी से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से ही आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि तुम मुझसे सीखना नहीं चाहोगे। तभी एमसी दूसरी तरफ देखकर उस पर्सन से कहता है कि देखो क्या ये तियानजाओ कैंप नहीं है? लेकिन तभी एमसी मुड़कर देखता है तो वो पर्सन वहाँ से गायब हो गया होता है। और एमसी कहता है कि वो कहाँ गया? वो ओल्ड मैन तो बहुत अजीब था। फिर हमें तियानजाओ कैंप में दिखाया जाता है कि आसमान में 2 हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे होते हैं। फिर हमें तियानजाओ कैंप के गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एंटर करने के लिए लाइन में लगे होते हैं। तो उनसे सब कह रहे होते हैं कि जो भी इस कैंप के अंदर जाना चाहते हैं वो लाइन में लगो और अपने आइडेंटिटी कार्ड को ले लो। और असल में उन्हें आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर उनके हाथ में एक बैंड पहना रहे होते हैं। तो जो एमसी को बैंड पहना रहा होता है वो कहता है कि जब तक तुम इस कैंप से एलिमिनेट ना हो जाओ तब तक इस बैंड को रिमूव मत करना। और फिर वो पर्सन एमसी से कहता है कि अपने बैंड को मत खोना और कैंप में एंटर होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें हांगयू और युनजियाओ को दिखाया जाता है। वो दोनों एमसी को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और युनजियाओ एमसी को बेनिफिक्स्टर कह रही होती है जबकि हांगयू एमसी को मास्टर कह रही होती है। तो एमसी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि अब ये क्या है? बेनिफैक्टर पे तो मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ लेकिन अब ये मुझे मास्टर क्यों कह रही है? तभी हम देखते हैं कि युनजियाओ और हांगयू दोनों ही आपस में बहस करने लगती है और हांगयू युनजियाओ से कह रही होती है कि एमसी पहला कर्ज है। तो युनजियाओ भी हांगयू से कह रही होती है कि तुम सब बिगाड़ने वाली हो और एमसी को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है और उन दोनों में बहस चल रहा होता है। तभी हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि तरबूज खाते हुए कह रही होती है कि अच्छा लग रहा है, ये सब देखकर अच्छा लग रहा है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख के परेशान हो रहा होता है और एमसी कहता है कि खैर इन्फॉर्मेशन के मामले में फिर से एक्सप्लोजन हो गया। और फिर हांगयू एमसी के पास चली जाती है और युनजियाओ से कहती है कि तुम एमसी का पीछा मत करो, ये मेरी मास्टर है। युनजियाओ गुस्सा करते हुए कहती है कि तो तुम अभी भी हार्ट पूर्वक मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम नहीं हो और तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब ये सच हो गया है ना? तो हम हांगयू को देखते हैं जो शर्माते हुए कह रही होती है कि खैर उसने सचमुच में मेरे दिल को
मूव करवा दिया। तो हम देखते हैं कि यून जियाओ स्माइल करने लगती है और हांग्यू को गले लगाते हुए कहती है कि तो क्या अब हम फिर से पहले जैसे फ्रेंड्स हैं। हांग्यू शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि अब हम सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लव के राइवल्स हैं तो फिर हमें दुश्मन ही माना जाएगा। और हम एमसी को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुन रहा होता है और एमसी परेशान होते हुए कहता है कि ये लड़कियां और उनकी सोच। अभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी जहाँ पे होता है वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। तो हांग्यू कहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो यून जियाओ कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई लड़ रहा है। तो हम एक पर्सन को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोग अभी तक कैंप में एंटर भी नहीं कर पाए हो और तुम लोग पहले से ही लड़ रहे हो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि ये तो पेट्रोल इंस्ट्रक्टर है और इसकी स्ट्रेंथ थर्ड ट्रांसफर की ग्रैंड मास्टर की लेवल की होनी चाहिए। अभी हमें दिखाया जाता है कि उस इंस्ट्रक्टर को कोई मारता है जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर बहुत दूर जाके फेंका जाता है और एक ही पंच में उसका हालत खराब हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर एक जगह पे गिरा हुआ होता है और वो गिरा हुआ ही कह रहा होता है कि बाहर में जाओ, जल्दी से हायर कॉप्स को इन्फॉर्म करो और कहो कि वो पागल यहाँ पर हैं। और हम यून जियाओ को देखते हैं जो कि शौक होते हुए कह रही होती है कि थर्ड ट्रांसफर के ग्रैंड मास्टर को एक ही हिट में इतनी दूर उड़ा दिया, आखिर कौन लड़ रहा है। तो हांग्यू कहती है कि और कौन हो सकता है, ये जियांग नांग जोन की परफॉर्मेंस होंगे। और फिर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम तांगिंग होता है और बताया जाता है कि ये लड़की एक वेपन की तरह है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लड़की स्ट्रेंथ में बहुत ही डेंजरस है और ये लड़की तियानजी टावर में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली लड़की है। और ऐसा कहा जाता है कि हाल ही में सकुरा नेशन में फोर्थ ट्रांसफर ग्रैंड मास्टर की हत्या कर दी गई थी। फिर हमें और एक पर्सन को दिखाया जाता है और उसका नाम बाई फेंग होता है। उस छोटे हत्यारे को भगवान के रूप में जाना जाता है और वो डिफेंस लाइन के कमांडर का शिष्य है। मिलिट्री रीजन में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और जीनियस लोग हैं। उसे कुछ मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है और उसे इजीली सही किया जा सकता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस पर्सन ने स्वॉर्ड पकड़ी है उसका नाम जियाओ बेंताई है और उसके ग्रैंडफादर दक्षा के 7th पिलर है। और जियाओ बेंताई का प्रोफेशन क्वीन लियान स्वॉर्ड इमोर्टल का होता है और उसे गॉड लेवल का माना जाता है। तो फिर हम एमसी और यून जियाओ को देखते हैं। यून जियाओ गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने अपने हाथ में जिस स्वॉर्ड को पकड़ा है उसे हमारे फैमिली द्वारा चुराया गया है, वो एक ईपिक लेवल का स्वॉर्ड है। और एमसी जियाओ बेंताई को देखकर सोच रहा होता है कि ये जीनियस टाइटल को डिजर्व करता है क्योंकि ये उस यंग मास्टर से काउंटलेस टाइम स्ट्रॉन्गर है। और एमसी उस यंगर मास्टर का बात कर रहा होता है जिसे एमसी ने उस स्पाइडर नेस्ट में मारा था। और फिर एमसी कहता है कि फिर वो कौन है जो वहाँ पे घिरा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर एक पर्सन के पीछे होते हैं और वो तीनों ही उस पर्सन को घेर के रखे होते हैं। और फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है। वो पर्सन इनविंसिबल का डिसेंडेंट होता है, उसका नाम जियांग वुनसुंग होता है। और बताया जाता है कि उसके पास 3 प्रोफेशन है और वो तीनों ही हिडन प्रोफेशंस हैं। और तभी जियांग जमीन पर एक पंच करता है जिसके वजह से वहाँ पर फ्लोर टूट जाता है और बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि वो अनबिलीवेबली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे कॉम्बैट पावर से हराया नहीं जा सकता है ते हो। और एमसी कहता है कि जियांग दक्षिया हंटर लिस्ट में 3rd नंबर पर है तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे इंसेक्ट इन लोगों को संभाल सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस धूल में से जियाओ बेंताई कूद कर बाहर निकलता है और वो एमसी के सामने ही आ जाता है जिसके वजह से एमसी यून जियाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि केयरफुल रहो। और एमसी यून जियाओ को लेकर साइड हो जाता है। और फिर हम जियाओ बेंताई को देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी फिश टेक्निक मुझे उड़ा देने में सक्षम रही है तो ये बुरा नहीं है। तभी एमसी जियाओ बेंताई को आवाज देता है तो जियाओ बेंताई भी एमसी को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तुम्ही ने मेरे छोटे भाई को मारा था। और जियाओ बेंताई अपने स्वॉर्ड को निकाल कर अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और एमसी से कहता है कि हालांकि वो बेकार पर्सन मुझे आज भी पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें इसके लिए मरना ही होगा। और मैं तुमसे डील करने से पहले जियांग को खत्म करने की प्लान बना रहा था लेकिन जबकि तुम यहाँ पर हो तो पहले मैं तुम्हें इससे ही डील करूंगा। तो एमसी भी अपने ऑरा को और इंसेक्ट आर्मी को रिलीज करते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो
लेकिन ऐसा लगता है कि जियाओ फैमिली में हर कोई एक बुरी सोच को शेयर करता है। और एमसी कहता है कि मुझे पता है कि मैंने अंकल जी से वादा किया था कि मैं किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ नहीं करूंगा, लेकिन इस सिचुएशन में मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और हम एमसी को देखते हैं जो अपने इंसेक्ट आर्मी को पॉइजन मिस्ट के जरिए निकालने लगता है। अभी एमसी के सामने से एक स्लैश आता है और कोई उससे कहता है कि सामने से हटो, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो स्लैश इतना पावरफुल होता है कि उसके वजह से पूरा फ्लोर कट गया होता है। फिर बताया जाता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर हेवनली ब्लेड किंग आ रहे हैं। तो जियाओ वेंदाई कहता है कि हेवनली ब्लेड किंग। फिर हमें चीफ इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है कि उन लोगों के लिए जो आप लड़ना चाहते हैं, आपको मेरे हाथों में इस तलवार का जवाब देना होगा। और हम एमसी को दिखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि हेवनली ब्लेड किंग, वो बूढ़ा आदमी जिससे मैं रास्ते में मिला था, उसने अपनी एक ही स्वॉर्ड वेब से 4 जीनियस को मूव करने से रोक दिया और मेरे छोटे इंसेक्ट इसके शौक से ही बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए। तभी उस इंस्ट्रक्टर के पीछे से एक पर्सन कहता है, सीनियर गो, यहाँ पर 350 जीनियसेस प्रेजेंट हैं, प्लीज स्टेज में जाइए और ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करिए। और वो पीछे वाला पर्सन वाइस कमांडर होता है, उसका नाम यंगवान होता है। और फिर हम देखते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर स्टेज पे जाने लगते हैं, तो वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि यांगडांग जोन से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन कोई भी किंग लेवल का पर्सन नहीं है। तो कोई कह रहा होता है कि ये कितना भयानक है, भले ही हम ब्लेड किंग से कितने भी दूर खड़े रहे, वो एक ही अटैक से हमें मार सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ब्लेड किंग सीक्रेटली बात कर रहे थे कि उन्हें एक डिसाइपल की जरूरत है, तो क्या वो एक डिसाइपल को रिक्रूट करेंगे। उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है, वो कहता है कि उस सिचुएशन में मुझे अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो दूसरा पर्सन कहता है कि हम लोगों को उसके बारे में सपने देखना बंद कर देना चाहिए, अगर उन्हें डिसाइपल्स चाहिए भी तो वो उन लोगों को लेगा जो पहले से ही टॉप पर है। फिर हमें जियाओ बेंताई की टीम को दिखाया जाता है, वो लोग सोच रहे होते हैं कि फाइनली हमने एक जिंदा लेजेंड से मिला, और एक बार जब कैंप स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उस जियांग को हरा दूंगा और उस ओल्ड मास्टर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ूंगा। ये सोचने के लिए कि वो इनवाइट करने में कामयाब रहे, मुझे उसे अपना मास्टर बनाना होगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी हांगयू और युनजियाओ से पूछ रहा होता है कि तुम दोनों उस पावरफुल ओल्ड मास्टर को जानते हो। तो युनजियाओ एमसी से खुश होते हुए कहती है कि बेशक, मैं उस लेजेंड के बारे में तब से सुन रही हूँ जब से मैं छोटी थी। और हम हांगयू को भी देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर युनजियाओ एमसी को बताती है कि वो कोई अवेकन पर्सन नहीं है, लेकिन वो 7th ट्रांसफर सील किंग के ग्रुप्स को अकेले सप्रेस कर सकता है, और वो जेंग एम्पायर का नंबर 1 सील किंग बन चुका है, और उसकी एबिलिटीज 8 ट्रांसफर के बराबर है, और उसने एक ड्रैगन को एक ही स्लैश में मार डाला था। तो हांगयू कहती है कि ये सही है, लेकिन हालांकि वो दोनों ही सील किंग लेवल के हैं, सीनियर हेवनली ब्लेड किंग मेरी ग्रैंडफादर का रिस्पेक्टेड एग्जिस्टेंस है, और ग्रैंडफादर ने मुझसे एक बार उनका डिसाइपल बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पहले तो मैं निराश था, लेकिन मैंने सुना कि जेंग एम्पायर और इनविंसिबल डिसेंडेंट्स भी दूर हो गए थे। एमसी शौक होते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग श्योर हो कि उनका डिसाइपल बनना बहुत ज्यादा हार्ड है। तो हांगयू कहती है कि मास्टर मजाक कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे पता है जियांग और बाई फेंग दोनों को ही पहले सीनियर हेवनली ब्लेड किंग ने रिजेक्ट कर दिया था। तुमने तो जियांग और उसके बाकी एबिलिटीज को तो देखा ही है, उनका डिसाइपल बनना मुश्किल है। तो युनजियाओ एमसी से कहती है कि हाँ तुम नहीं जानते होगे, लेकिन ओल्ड मास्टर ने अपनी पूरी लाइफ में 2 ही लोगों को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया था, और वो 20 साल से भी पहले था। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है, और एमसी सोच रहा होता है कि उस ओल्ड मास्टर ने किस तरह एमसी को ऑफर किया था अपना डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन एमसी ने उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए अब उसे पछतावा हो रहा है। और एमसी सोच रहा होता है कि क्या हेवनली ब्लेड किंग है कि हर कोई उस ओल्ड मास्टर के बारे में बात कर रहा है जो पक्षियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए पेड़ों में चढ़ता है, वो सेम पर्सन की तरह बिहेव नहीं करते हैं, मैं देखता हूँ। फिर हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं, वो स्टेज में जाकर सबसे कहता है कि मैं तियानजाओ कैंप का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, और उस मास्टर का नाम गु कैतियान होता है। और फिर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि जियांगनांग जोन में कुछ सालों से तियानजाओ कैंप में बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई दिखाने के लिए है। अगर तुम लोग वास्तविक खतरों के साथ वास्तविक युद्ध के मैदान में हो
और अगर तुम लोग यहाँ पर अपना सब कुछ नहीं लगाते हो तो तुम लोग एक बहुत ही बुरी मौत मरोगे। और इस वर्ल्ड में अधिक से अधिक मॉन्स्टर्स हैं, हमें और भी अधिक कैपेबल जीनियस की जरूरत है। और फिर वो ओल्ड मास्टर सबसे कहता है कि इस बार जियांगनांग जोन के तियानजाओ कैंप में मैंने एक नया रूल बनाया है, डेथ कोटा। तो वाइस कमांडर यंग उस ओल्ड मास्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओल्ड मास्टर कहता है कि मेरा फाइनल कहना यही है कि अगर किसी को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। हम वाइस कमांडर यंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हायर अप्स ने इससे पहले कभी भी डेथ इंडेक्स का जिक्र नहीं किया है और तियानजाओ कैंप के हिस्ट्री में भी ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो वहाँ पे बहुत पावरफुल जीनियस भी है, क्या वो लोग अराजकता पैदा नहीं करेंगे? तो वो ओल्ड मास्टर सबसे कहता है कि तुम में से 10 एग्जामिनीज हर राउंड में मेरे लिए मर जाएंगे और अगर तुम इसे विड्रॉ करना चाहते हो तो तुम अभी वापस जा सकते हो। तो हम जियांग के पीछे 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि हालांकि ये भयानक है लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं वापस चला गया तो मेरी फैमिली को शर्म आएगी। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो हम जियांग को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि जैसा कि हेवनली ब्लेड किंग से उम्मीद थी, उन्होंने वो किया जिसे कि जियांगनांग जोन के तियानजाओ कैंप में सदियों पहले ही कर देना चाहिए था। तो हम जियाओ बेंताई को देखते हैं, वो एमसी को देखकर स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये नियम स्पेशली मेरे लिए बनाना चाहिए था और जब कैंप बाद में स्टार्ट होगा तो फिर मैं उस ओल्ड मास्टर से 2 कोटा के साथ मिल सकता हूँ। और हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इस कोटा के साथ भले ही बाद में डिफिकल्ट बढ़ जाएगा लेकिन मैं बाद में जियाओ बेंताई को मार दूंगा, जिससे कि अंकल जी और बाकी लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं, वो सबसे कह रहा होता है कि किसी ने भी विड्रॉ नहीं किया है, ये अच्छी बात है और ऐसा लगता है कि हर कोई अपने प्राइड में है। और फिर वो ओल्ड मास्टर अनाउंस करते हैं कि कैंप में एंट्री असेसमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 300 पीपल्स हैं और फर्स्ट राउंड में इनमें से आधे एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर वो ओल्ड मास्टर सबसे बताते हैं कि इस कैंप के अंदर 150 फ्लैग्स रैंडमली छुपे हुए हैं और मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग किन तरीकों का इस्तेमाल करते हो और ये राउंड दूसरे दिन खत्म हो जाएगा, तो दूसरे दिन जिसके पास भी फ्लैग होगा वो नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मारो, अकेले लड़ो या फिर तुम ग्रुप बना के लड़ो, तुम चाहो तो इस पूरे कैंप को भी फाड़ सकते हो। इन शॉर्ट्स मुझे तुम्हारा ब्लड लस्ट देखने दो। और हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हो गया है और हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं और उस पूरे कैंप में उथल पुथल मच गई होती है और कुछ स्टूडेंट्स भागते हुए कह रहे होते हैं कि भागो, हमारी एबिलिटीज के साथ हम उस फ्लैग को ढूंढ कर उन रूथलेस पीपल से छुप कर रहेंगे। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ये सही है, ये आगे बढ़ने का सबसे सेफली रास्ता है। तो हम जियाओ बेंताई को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी ऑरा रिलीज करते हुए एमसी के ग्रुप के सामने खड़ा हो जाता है। तो एमसी यूनजिया और हांगयू से कहता है कि तुम दोनों आज के फ्लैग्स को ढूंढो और मैं जियाओ बेंताई से निपटूंगा। हांगयू कहती है, लेकिन तभी एमसी कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी जाओ। तो वो दोनों फ्लैग्स को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो जियाओ बेंताई एमसी से कहता है कि तुम्हारी तरह न्यू भी जो कि सेकंड ट्रांसफर भी नहीं है, वो हीरो बनना चाहता है। तो एमसी अपने इंसेक्ट आर्मी को रिलीज करते हुए जियाओ बेंताई से कहता है बकवास करना बंद करो। और एमसी सोच रहा होता है कि जियाओ बेंताई की स्वॉर्ड की एनर्जी वास्तव में पावरफुल है, लेकिन ये उस यंग मास्टर की तुलना में बहुत कम है। हालांकि मैं अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं नहीं जानता कि बिना मेरे इंसेक्ट को एक्सपोज किए हुए सिर्फ पॉइजन का इस्तेमाल करके उससे डील करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो हम जियाओ बेंताई को देखते हैं, वो एमसी से कहता है तुम सही हो और तभी जियाओ बेंताई एक स्लैश एमसी की तरफ कर देता है। जियाओ बेंताई एमसी से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने वर्ड्स को वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के स्लैश के ऊपर तांगिन अपना काउंटर अटैक कर देती है, जिससे कि एमसी बच जाता है। तो जियाओ बेंताई गुस्सा करते हुए तांगिन से कहता है कि इसका क्या मतलब है। एमसी भी तांगिन को देखकर सोच रहा होता है कि ये तो वही फीमेल असैसिन है। तो तांगिन गुस्सा करते हुए जियाओ बेंताई से कहती है कि क्या तुम वाई फेंग के साथ हमारे समझौते को भूल गए हो। कैंप शुरू होने के बाद हम लोग जियांग को मारने के लिए सहमत हुए थे
और फिर भी तुम लगातार बिना मतलब के मामलों से निपटने के लिए जा रहे हो। तो जियाओ बेंताई भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या तुम जानबूझकर इन बहानों का इस्तेमाल कर रही हो क्योंकि तुम वास्तव में जियांग से डरती हो। और ये सब तांग इन जियाओ बेंताई से कह रही होती है। तो जियाओ बेंताई गुस्सा करते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं जियांग से डरता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जियाओ बेंताई कहता है कि कहाँ है वो जियांग, मैं पहले उसी से निपटूंगा, उसके बाद इस कचड़े से निपटने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तांगिन कहती है कि वो उस जंगल की तरफ बढ़ गया है, बाई फेंग अभी उसका पीछा कर रहा है। एमसी उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है कि हर चीज ने वास्तव में एक मोड़ ले लिया है। इसके बारे में बोलते हुए भी वो तांगिन, मुझे नहीं पता कि क्या सच है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जानबूझकर मेरी मदद कर रही थी। वो वास्तव में है, लेकिन क्यों? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। और फिर हम देखते हैं कि तांगिन जाते जाते एमसी को आंख मारती है, जिससे कि हमें समझ में आ रहा है कि तांगिन एमसी को बचा रही है। और फिर तांगिन बताती है कि तांगजिन उसकी आंटी है और उसकी आंटी ने तियानजाओ कैंप के दौरान एमसी का देखभाल करने के लिए तांगिन से सीक्रेटली कहा था। और फिर तांगिन कहती है कि लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज के साथ जियाओ बेंताई के साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी एबिलिटीज के साथ जियाओ बेंताई के आमने सामने भी नहीं हूँ। मैं केवल जियांग का नाम उधार ले सकती हूँ, उसके मूवमेंट को डिले कर सकती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें और एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि 7 ट्रांसफर वेनरेबल डिसेंडेंट युंग योंगचाओ होता है, जो कि जियांग को एक स्वॉर्ड देते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर, मेरे फादर आपके ग्रैंडफादर के सबऑर्डिनेट्स थे और ये 3 झंडे आपके रिस्पेक्ट के लिए। और असल में वो पर्सन जियांग को स्वॉर्ड नहीं देकर बल्कि झंडे दे रहा होता है। और गाइस साइड से ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि ये बंदा जियांग को ये फ्लैग्स दे रहा होता है, लेकिन उसके सामने जियाओ बेंताई खड़ा होता है। और मैं इस मानवा को लाइव पढ़ते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है, तो मैनेज कर लेना। तो जियाओ बेंताई उस पर्सन से कहता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जियाओ बेंताई उस पर्सन से कहता है कि अगर तुम सचमुच में अपनी वफादारी मुझे दिखाना चाहते हो तो मुझे कुछ करने में मेरी मदद करो। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ, आपका सबऑर्डिनेट पूरी लॉयल्टी के साथ आपकी मदद करेगा। तांगिन सोच रही होती है कि इधर तेरी की एमसी को इसे खुद से ही निपटना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हांगयू और लुओ संडाओ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। सॉरी गाइस, मैं पूरे टाइम से युन जियाओ कह रहा था, लेकिन एमसी के साथ हांगयू और लियो सुंडाओ ही इस कैंप में थी। सीन चेंज होता है और हम लुओ को देखते हैं। लुओ के पास 2 झंडे होते हैं, तो लुओ खुश होते हुए एमसी से कह रही होती है कि मुझे 2 एडवांसमेंट फ्लैग्स मिले हैं। एमसी उनसे कहता है कि ये 2 फ्लैग्स तुम लोग पहले ले सकती हो, मैं इसे देखने के लिए कहीं और जाऊंगा। लुओ कहती है कि हम इसे आपको ढूंढने में एक साथ मदद करना चाहते हैं। भी दिखाया जाता है कि एक अटैक एमसी की तरफ आ रहा होता है, तो एमसी उन दोनों से कहता है कि केयरफुल रहना। फिर एमसी के सामने जो टेबल होता है, एमसी उसे ही उठाकर उस अटैक की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो अटैक काउंटर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हांगयू अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेती है और एमसी के सामने खड़ी हो जाती है। तो एमसी पूछ रहा होता है कि वहाँ पर कौन है, क्या तुम फ्लैग्स को चोरी करने के लिए आए हो? एमसी के ऊपर जिसने अटैक किया था वो और कोई नहीं युआंग होता है। तो युआंग एमसी से कहता है कि मैं फ्लैग्स को चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ को लेने के लिए आया हूँ। और युआंग एरो से अटैक कर रहा होता है, तो युआंग हवा में ही होता है और वो एमसी के ऊपर दूसरा एरो अटैक करने के लिए रेडी कर रहा होता है। तो हांगयू बताती है कि उसके पास एक हिडन प्रोफेशन है, चेजिंग सन एक्सट्रीम फ्लेम आर्चरी उस हिडन प्रोफेशन का नाम है, और ये 39 लेवल पर है। और इसके फादर 6th ट्रांसफर वेनरेबल है इस जेंग एम्पायर के अंदर, और ये जियाओ का सबऑर्डिनेट है। तो लुओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी अर्थ इटर्नल शील्ड इसे रोक पाएगी भी कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि युंग का एरो रेडी हो जाता है और वो एमसी के ऊपर शूट कर देता है। युंग का एरो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो सीधे एमसी की तरफ जा रहा होता है। तभी एमसी हांगयू और लुओ से कहता है कि तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने इंसेक्ट आर्मी को रिलीज करते हुए बहुत तेजी से उनके आगे चला जाता है। और एमसी कहता है कि मैं बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहोगे तो तुम मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। आखिर किसी को
ओल्ड मास्टर के डेथ कोटा में मिलना है। और फिर एमसी अपने पॉइजन मिस्ट जिसमें कि एमसी का इंसेक्ट आर्मी छुपा रहता है उसे उस एरो की तरफ फेंक देता है, जिससे कि युंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि पॉइजन टाइप क्या वो क्रिएशन टाइप का नहीं है। और युंग एमसी से कहता है कि ब्रदर छुपाना बंद करो और एक साथ अटैक करो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का पॉइजन मिस्ट हांगजू के ऊपर पूरी तरह से फैल जाता है और हांगजू चिल्लाने लगता है और कहता है कि सब कोई कहाँ है। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो युंग के साथी होते हैं, वो भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ से जल्दी भागो, वो हिडन पॉइजन टाइप का है, ये बहुत ज्यादा भयानक है। अगर युंग जैसा पर्सन भी उससे डील नहीं कर पाया तो हमारे जैसे लोगों का क्लोज कॉम्बैट में कोई भी चारा नहीं है। और वो कह रहे होते हैं कि सौभाग्य से हम तेजी से भागे वरना हम भी उस पॉइजन तोप का शिकार हो जाते। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पॉइजन की वजह से युंग मारा जाता है और एमसी अपने इंसेक्ट आर्मी से कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया। और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मास्टर और वाइस कमांडर यांग वो सब देख रहे होते हैं और वो ओल्ड मास्टर कहता है कि डिवाइन क्रिएशन क्लास प्लस हिडन पॉइजन टाइप। और हम वाइस कमांडर को देखते हैं जो शौक होते हुए कहता है कि उसने सेकंड ट्रांसफर के जीनियस को इतनी जल्दी मार दिया। और एमसी बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है, इस बारे में नाइट वॉच ने चुंगजियांग सिटी से कोई भी रिपोर्ट नहीं की है। तभी वो ओल्ड मास्टर वॉइस कमांडर से कहता है कि जाओ इसके बारे में रिपोर्ट करो, इसके अलावा कुछ और स्पेस टाइप ग्रेड मास्टर में कॉल करो। आपदा की स्थिति में हमें किसी भी टाइम टेलीपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। ये उन बावंडरों के लिए है कि उनकी हत्या को क्रूर बनाने से रोकने के लिए है। तो वाइस कमांडर कहता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर मैं इसे तुरंत ही करूंगा। और वो वाइस कमांडर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है कि इससे पहले कि ये ओल्ड मास्टर फिर से अपना मन बदल ले मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं, नहीं तो अगर जीनियसेस सचमुच में सब लोगों को मारना शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे। तभी वो ओल्ड मास्टर वाइस कमांडर को रोकने के लिए कहता है और वो वॉइस कमांडर शौक होते हुए उस ओल्ड मास्टर की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे मत बताओ कि इस ओल्ड मास्टर ने अपनी बातों पर पछतावा किया। और वो ओल्ड मास्टर वाइस कमांडर से कहते हैं कि 10 थर्ड टियर के पीक प्रेसियस बीस्ट को तैयार करो और उन्हें अलग से तैनात कर दो, उन्हें किंग यू फ्लैग से भी अटैच कर दो। तो वाइस कमांडर कहता है कि ठीक है वाइटर मैं कर दूंगा। वो ओल्ड मास्टर सोच रहा होता है कि ये मूव तो बहुत ज्यादा शानदार है और इस तरह से वो प्रोटेजी किंग यून फ्लैग के लिए पहले उन मॉन्स्टर से फाइट करेंगे जिससे कि उन्हें नॉर्मल पीपल्स को चोट पहुंचाने में रोका जा सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई का जो ग्रुप होता है वो जियांग को घेर के रखा होता है। तो जियांग उन तीनों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था अगर तुम तीनों मिलकर भी मुझ पर हमला करोगे तो भी तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। क्या तुम तीनों अभी भी मुझ पे मारना चाहते हो? इसके अलावा अगर तुम तीनों जीत भी जाते हो तो क्या तुम लोग अपनी जीत पर प्राउड होगा? तो जियाओ बेंताई कहता है कि हालांकि ये 1 के खिलाफ 3 है और जीतने में कोई भी प्राउड नहीं है, लेकिन ये किसी के खिलाफ लड़ना दिलचस्प होगा। तभी उन चारों के सामने अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि प्लेयर नंबर 09 हंग एलिमिनेट हो चुका है और एलिमिनेटर एमसी है। और ये सुनकर जियाओ बेंताई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि हालांकि हंग की एबिलिटीज ऑर्डिनरी ही थी फिर भी वो एक अच्छा सेकंड ट्रांसफर था, कम से कम उसे तियानजियाओ कैंप में टॉप 50 में तो होना ही चाहिए था और वो उस यंग मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इतनी कम समय में मारा कैसे गया? तांगिन भी शौक होते हुए सोच रही होती है कि ये ठीक नहीं है। आंटी ने तो मुझसे कहा था कि एमसी सिर्फ 26 लेवल का क्रिएशन टाइप का अवेकनर है, उसने 39 के कॉम्बैट टाइप के अवेकनर को कैसे मार डाला? मैं भी उसे इतनी तेजी से नहीं मार पाती। तो बाई बैंक कहता है कि ऐसा लगता है कि इस तानजियाओ कैंप के अंदर एक छुपा हुआ टाइगर है। तो जियांग कहता है कि देखो ऐसा लगता है कि यहाँ पर और एक एक्सपर्ट है, तो क्या तुम लोग उससे मिलने नहीं जाओगे? तभी वो फिर से अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि 10 थर्ड टायर के प्रेसियस बीस्ट को अलग अलग लोकेशंस पर छोड़ दिया गया है और ये सभी बीस्ट अपने अपने शरीर पर 3 किंग यून फ्लैग्स को रखते हैं और जिनके पास भी किंग यून फ्लैग्स होंगे उन्हें एडिशनल रैंकिंग मिलेगी और टॉप 10 रैंकर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलेगा और नंबर 1 रैंकिंग वाले को 100 मिलियन मिलेगा, लेकिन उससे नीचे वाले हर रैंक में 10 मिलियन कम होते जाएगा। तो हम जियांग को देखते हैं जो कि ये सब अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट सुनकर स्माइल कर रहा होता है और जियांग कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हेवनली ब्लेड किंग ने कुछ नए खिलौने दिए हैं, तो ठीक है अगर वो इसे खत्म करना चाहते हैं तो चलो क्विंगियन फ्लैग्स के साथ मेजर करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी कह रहा होता है कि आपने अभी कैंप के असेसमेंट को स्टार्ट किया है और फर्स्ट रैंकिंग वाला को 100 मिलियन मिलने जा रहा है। तियान जियाओ कैंप बहुत ज्यादा जेनोरियस है। अगर मुझे कैंप एंट्री असेसमेंट में फर्स्ट रैंकिंग मिला तो एडिशनल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर मैं फिर से रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा। वे एमसी कुछ देखकर शौक होने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी जहाँ पे खड़ा होता है उसके ऊपर एक बिल्डिंग के छत पर एक बीस्ट होता है। तो लुओ कहती है कि पहला बीस्ट हमारे तरफ आ रहा है और एमसी और हांगयू शौक होते हुए कह रही होती है कि ये थर्ड टायर का बीस्ट है। और हांगयू सबसे कहती है कि सब लोग केयरफुल रहना, ये बीस्ट लेवल 80 से 90 के थर्ड ट्रांसफर ग्रैंड मास्टर के बराबर की है। अभी लुओ उस बीस्ट को देखकर एमसी से कहती है कि ऐसा लगता है कि ये बीस्ट अभी भी पैरालाइज स्टेट में है, तो हम इस मौके को क्यों नहीं लेते हैं। तो एमसी उस बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और एमसी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों पहले कहीं जाकर छुप जाओ। लेकिन तभी एमसी की तरफ एक स्लैश आता है जिससे कि एमसी डॉज कर लेता है और एमसी पूछता है कि वहाँ पर कौन है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जियाओ बेंताई आ जाता है और जियाओ बेंताई एमसी से कहता है कि तुम सचमुच में कुछ हो, सिर्फ तुमने यूंग को तुरंत ही मार डाला, तुम किंग यून फ्लैग को भी छीनने जा रहे थे। मुझे धिक्कार है कि मैंने तुम्हें पहले टाइम दे दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास आज तुम्हें मारने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एमसी अपनी इंसेक्ट आर्मी को बाहर निकालते हुए जियाओ बेंताई से कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो नॉनसेंस कहना बंद करो। अभी जियाओ बेंताई अपना एक अटैक करता है जिसका नाम हेवनली एंड अर्थ विंग ड्रैगन स्लैश होता है और एमसी उसके अटैक से बच जाता है। तभी जियाओ बेंताई एमसी से कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक हिडन पॉइजन टाइप है और मैंने सुना है कि तुम्हारे पॉइजन से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये मेरे स्वॉर्ड विंड के सामने कुछ भी नहीं है। तभी हम हांगयू को देखते हैं। हांगयू कहती है कि ये ठीक नहीं है, तेज हवा में पॉइजन मास्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खतरे में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ हांगयू को रोक रही होती है और वो हांगयू से कह रही होती है कि नहीं, एमसी का पॉइजन कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है, अगर हम उसमें शामिल होंगे तो हम केवल उसके लिए परेशानी बनेंगे। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपनी इंसेक्ट आर्मी को रिलीज कर रहा होता है और एमसी अपने पॉइजन मिस्ट की मदद से एक पॉइजन मिस्ट ड्रैगन बना लेता है और वो ड्रैगन जियाओ बेंताई के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हम जियाओ बेंताई को देखते हैं जो अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि इस पॉइजन मिस्ट को तितर बितर नहीं किया जा सकता है, तो मैं इसे घेर लूंगा। जियाओ बेंताई एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम अजूर लोटस स्वॉर्ड इमोर्टल होता है, जिसे दिखाया जाता है कि एक लोटस वहाँ पे बन जाता है जो कि एमसी के ड्रैगन को घेर रहा होता है। और जियाओ बेंताई एमसी से कहता है कि देखो किस तरह मेरी स्वॉर्ड एनर्जी तुम्हारे पूरे पॉइजन को खत्म करने वाली है। क्या हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या ऐसा है, और एमसी कह रहा होता है कि मेरा कहना यह है कि तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी सबके विजन को ब्लॉक कर दे रही है, जिसके वजह से मुझे डेवोर करने में ज्यादा आसानी होगी। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में होती है और वो जियाओ बेंताई के स्वॉर्ड एनर्जी को खा रही होती है और एमसी को 1000 डेवोरिंग पॉइंट्स करके मिल रहे होते हैं। और एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि एक बार जब तुम फुल हो जाओ तो फिर मेरी मदद करना। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई का स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो जाता है, तो एमसी जियाओ बेंताई के ऊपर अपने पॉइजन मिस्ट से अटैक कर देता है और जियाओ बेंताई के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि जियाओ बेंताई वहीं पे गिर जाता है और एमसी का पॉइजन ड्रैगन जियाओ बेंताई के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो जियाओ बेंताई कह रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और जियाओ बेंताई कहता है कि ये किस तरह का पॉइजन है जो स्वॉर्ड एनर्जी को नष्ट कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई भी अपने जेड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर जियाओ बेंताई खड़ा हो जाता है और एमसी से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा पॉइजन मेरी लाइफ में इफेक्ट नहीं कर रहा है, जेड प्रोटेक्टर तुम बर्बाद हो। एमसी कहता है कि जियाओ फैमिली ने इसे फिर से किया, लेकिन ये शर्म की बात है, इस युद्ध के मैदान को हर जगह में देखा जाता है, मैं अपने यंग इंसेक्ट के ओरिजिनल फॉर्म को हर किसी को नहीं दिखा सकता हूँ। और फिर एमसी लुओ से कहता है कि
तुम मुझे एक अर्थ इटर्नल शील्ड दो जो इस पूरे एरेना को कवर कर सकती है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो लुओ कहती है कि मुझे कोशिश करने दो, और फिर लुओ पूरे एरेना में एक अर्थ इटर्नल शील्ड को बनाने लगती है और उस शील्ड को देखकर जियाओ बेंताई भी शौक हो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि लुओ ने उस पूरे एरेना में अपना अर्थ इटर्नल शील्ड को बना दिया होता है। तो एमसी स्माइल करते हुए जियाओ बेंताई से कहता है कि तुम गैस कर सकते हो कि उस यंग मास्टर की मौत कैसे हुई थी? तो जियाओ बेंताई गुस्सा करने लगता है और एमसी से कहता है कि तुम उस कचड़े के लाइफ को मेरी लाइफ के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्या तुम सचमुच में एक नाइब हो? और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन बाहर आ जाती है और कहती है कि अब तुम मुझे मेरे अतीत के साथ कैसे तुलना कर सकते हो? तुम वही हो जो भोला है। और फिर एमसी लिटिल लाइन से कह देता है कि लिटिल लाइन जाओ उसे टुकड़ों में तोड़ दो। लिटिल लाइन कहती है कि यस मास्टर। लिटिल लाइन उसे तोड़ देगी और फिर लिटिल लाइन जियाओ बेंताई के जेड प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। तो जियाओ बेंताई उसे देखकर कहता है कि ये क्या है। फिर लिटिल लाइन चारों तरफ से जियाओ बेंताई के जेड प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी जियाओ बेंताई अपने स्वॉर्ड एनर्जी प्रोटेक्टर का भी यूज करने लगता है। तो उसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ बेंताई इतना ज्यादा कैपेबल होगा। तभी वो बीस्ट आ जाता है और वो जियाओ बेंताई के जेट प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। और एमसी कहता है कि क्रूर बीस्ट भी जाग गए हैं, अब मेरे पास मेरी ओरिजिनल पावर्स को यूज करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एमसी अपने पॉइजन मिस्ट ड्रैगन को फिर से बना लेता है और कहता है कि जियाओ बेंताई के स्वॉर्ड एनर्जी को खा लो और लिटिल लाइन को कवर करो। एमसी अपने इंसेक्ट से कहता है कि मेरे यंग इंसेक्ट प्रीसियस बीस्ट का मीट यहाँ पर है, पहले आओ और पहले खाओ। और हम जियाओ बेंताई को देखते हैं जो कहता है कि धिक्कार है, मेरी स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो गई है, अब मेरे पास अटैक करने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है। अभी हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि जोर से रोर करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के ऊपर लिटिल लाइन बहुत ज्यादा अटैक कर रही होती है। एमसी ये देखकर कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि जियाओ जोंगहो अपने पोते के साथ सचमुच में अलग व्यवहार करता है। और जियाओ बेंताई का जेट प्रोटेक्टर उस यंग मास्टर की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये कितना भी ज्यादा टिकाऊ क्यों ना हो, ये सिर्फ कुछ समय पहले की बात है। और हम देखते हैं कि लिटिल लाइन अपने पूरे पावर से उस जेट प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसके वजह से उस जेट प्रोटेक्टर में क्रैक्स आने लगती है। एमसी कहता है कि ये कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लिटिल लाइन इसे तोड़ ही देगी। पहले लिटिल लाइन को 3 सेकंड लगते थे, तो अब इसे 3 मिनट लगेंगे, लेकिन लिटिल लाइन इस जेट प्रोटेक्टर को भी तोड़ देगा। अभी सीन चेंज होता है और हमें वाइस कमांडर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि ये बुरा है, जियाओ बेंताई अभी खतरे में है और एमसी ने हमारी निगरानी को ब्लॉक कर दिया है। और एक वाइस कमांडर एक पर्सन से कहता है कि जियाओ बेंताई की मेंटल हेल्थ को अभी चेक करो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसे तुरंत ही टेलीपोर्ट कर दो। तो वो पर्सन भी कहता है ठीक है वाइस कमांडर। वो पर्सन स्पेस टाइप का 4th ट्रांसफर टेलीपोर्ट ग्रैंड मास्टर होता है और उसका नाम फेंग चुंगयान होता है। और फिर वो ओल्ड मास्टर कह रहे होते हैं कि जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर ने हमसे कहा है कि जियाओ बेंताई को किसी भी तरह का चोट या उसकी मौत की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, उन्होंने हमें इसके लिए अलाउ नहीं किया है। अभी वाइस कमांडर ओल्ड मास्टर से कहता है कि क्या होगा अगर जियाओ बेंताई वास्तव में घायल हो गया या फिर वो मारा गया, क्या आप सचमुच में जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर से वॉर करने के लिए रेडी हैं? क्या इसके बारे में जियांग नांग जोन के कमांडर डुआंग को इसके बारे में पता है? तो ओल्ड मास्टर उसे कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। और फिर वाइस कमांडर कहता है कि यहाँ तक कि आपने तियानजियाओ कैंप से किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक करने से रोकने का आदेश दिया है, एक बार कैंप खत्म हो जाएगा तो बाहरी दुनिया को हमेशा पता चल जाएगा। तो वो ओल्ड मास्टर कुछ भी जवाब नहीं देता है और वो कहता है कि जियाओ बेंताई के टैलेंट को कॉर्फ का क्रीम माना जाता है, तो क्या सचमुच में एमसी उसे मार सकता है? और वो कमीना आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने हमारे व्यू को भी ब्लॉक कर रखा है। और उस ओल्ड मास्टर की बातों को सुनकर हमें ये समझ में आ रहा है कि वो ओल्ड मास्टर भी टेंशन में है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी के सामने वो बीस्ट गिरा हुआ
होता है तो एमसी कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस बीस्ट का मेरे इंसेक्ट से कोई भी मैच नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन अभी भी जियाओ बेंताई के जेट प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है। तो जियाओ बेंताई घबराते हुए कह रहा होता है कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, मेरा जेट प्रोटेक्टर। और एमसी जियाओ बेंताई के जेट प्रोटेक्टर को देखता है तो उसमें क्रैक्स आ गई होती है। तो एमसी कहता है कि जियाओ बेंताई ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। कोई कहता है कि बच्चों पानी में मत जाओ, स्पेस टाइप का ग्रैंड मास्टर फेंग चुओंग आ रहा है। तभी एमसी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि एक स्पेस टाइप का इंस्ट्रक्टर माइंड में वार्निंग सेंड कर रहा है, ये तो बहुत बुरा है। फिर लिटिल लाइन को वापस बुलाने लगता है और कहता है कि मुझे इस लड़ाई को जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। एमसी अपने पॉइजन आर्मी में से कहता है कि तुम में से कोई एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाओ, जिससे कि ये जेट प्रोटेक्टर खुद ही पॉइजन बन जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि एमसी का एक इंसेक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा होता है, जिसे देखकर जियाओ बेंताई भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है। जियाओ बेंताई कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के जेट प्रोटेक्टर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर आ रही होती है और ऐसा लगता है कि एमसी का जो इंसेक्ट होता है वो जियाओ बेंताई के जेट प्रोटेक्टर के अंदर ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के जेट प्रोटेक्टर के पास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के वजह से लुओ का शील्ड भी टूट जाता है, जिसके वजह से लुओ को थोड़ा सा हर्ट होता है। तो हांगयू लुओ को संभालती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई के जगह पर जियाओ बेंताई नहीं होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, उसका सिर्फ एक हाथ ही बच गया होता है। और जहाँ पे ब्लास्ट होता है वहाँ पे 3 फ्लैग्स भी पड़े होते हैं। इसका मतलब कि उस ब्लास्ट में वो बीस्ट भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बेंताई का हाथ और उसका स्वॉर्ड बच जाता है। तो एमसी उसके स्वॉर्ड को उठा लेता है और एमसी कहता है कि सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट बचा है, ये पार्ट उस स्पेस टाइप के ग्रैंड मास्टर द्वारा बचाया गया है। और एमसी कहता है कि ये हाथ होगा, अभी के लिए इंटरेस्ट के रूप में काम करना होगा, मौका मिलने पर मैं प्रिंसिपल को फिर से प्राप्त कर लूंगा। अभी एमसी उस स्वॉर्ड को लुओ को दे देता है और कहता है कि लुओ इस स्वॉर्ड को पकड़ो, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि जियाओ बेंताई ने लुओ के फैमिली से ही उस स्वॉर्ड को चुराया होता है, इसीलिए एमसी लुओ को वो स्वॉर्ड दे देता है। तो लुओ भी एमसी को थैंक यू कहती है। तो हांगयू कहती है कि मास्टर 3 कुंग्यूज फ्लैग्स हैं, तुम पहले ही टॉप 10 में पहुंच चुके हो। तो एमसी कहता है कि चलो सबके पास एक एक फ्लैग्स हैं। तो लुओ कहती है कि नहीं, मेरी स्वॉर्ड ही काफी है। हांगयू कहती है कि मुझे ये फ्लैग नहीं चाहिए मास्टर, आप उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको जियांग को हराते हुए देखना चाहती हूँ, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करते हुए देखना चाहती हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वाइस कमांडर उस स्पेस टाइप के ग्रैंड मास्टर के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम इसी तरह काम करते हो, तुमने जियाओ बेंताई को समय पर टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया। तो वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैं नहीं जानता था, वो पॉइजन मिस्ट बहुत ज्यादा शातिर था, मैंने अपनी मेंटल एनर्जी को खत्म कर दिया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वो अपने आप ही खराब हो गई। और बाद में मैंने एक जोरदार ब्लास्ट को सुना और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर टेलीपोर्ट करने के लिए किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो वो वाइस कमांडर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पॉइजन मिस्ट तुम्हारे मेंटल स्पिरिट को कैसे खराब कर सकती है, दोष देना बंद करो। तभी वो ओल्ड मास्टर वाइस कमांडर से चुप रहने के लिए कहते हैं और वो ओल्ड मास्टर आते हुए उस वाइस कमांडर से कहते हैं कि क्या तुमको पता है कि तुम हमेशा 5th ट्रांसफर के पीक पर क्यों फंसे रहते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उस पावरफुल के पक्ष में हो कि तुम अपने कॉन्शियसनेस की टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं ऐसा करने की हिम्मत करता हूँ तो मेरी परिणामों की सामना करने की हिम्मत तुम में नहीं है। और हम देखते हैं कि इस टाइम पर वो ओल्ड मास्टर बहुत ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है और फिर वो ओल्ड मास्टर बताते हैं कि बैटलफील्ड में 9 ट्रांसफर ओडी भी मारा गया, तो ये बेकार जियाओ बेंताई का क्या मूल है। तो हम उस वाइस कमांडर को देखते हैं जो कि डरते हुए उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि लेकिन कमांडर डुआंग जियाओ बेंताई के ग्रैंडफादर को अलग साइड में रखते हैं और कैंप का असेसमेंट टेस्ट कल सुबह 6 बजे खत्म होगा और जियाओ बेंताई सीमित
जिन लोगों ने भी इस गेम को छोड़ दिया है उनके अलावा बचे हुए लोगों को यहाँ पर रखना है। और फिर वो ओल्ड मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं पहले जियांग नान के हेड क्वार्टर में जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों के सामने और एक नोटिस आती है कि नंबर 003 जियाओ बेंताई अब एलिमिनेट हो चुका है और उसे एलिमिनेट एमसी ने किया है, जिसे देखकर सारे लोग शौक हो रहे होते हैं। सब लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या जियाओ बेंताई जनरल जियांग वाओ का पोता, मैंने ये गलत नहीं सुना है ना। तभी सीन चेंज होता है और हमें तांगिन और बाईफैंग को दिखाया जाता है जो एक बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी तांगिंग शौक होते हुए कह रही होती है कि एमसी ने जियाओ बेंताई को एलिमिनेट कर दिया। और बाईफैंग भी शौक होते हुए कहता है कि सचमुच में। फिर सीन चेंज होता है और हमें और एक मरे हुए बीस्ट को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मरे हुए बीस्ट के ऊपर जियांग बैठा हुआ होता है और जियांग कहता है कि ये कितना ज्यादा दिलचस्प है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कमांडर डुआन को दिखाया जाता है। कमांडर डुआन उस ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, आखिर क्या आपने कुछ अच्छा ढूंढा है? तो वो ओल्ड मास्टर फॉरबिडन बैरियर कहता है और उस पूरे जगह में एक बैरियर बन जाता है। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर और डुआन आप बैठ कर बात कर रहे होते हैं। तभी डुआन कहता है कि इतना ज्यादा सतर्क हो, ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सीडलिंग नहीं है। तो वो ओल्ड मास्टर कहता है कि ओल्ड डुआन, तुम एक नॉलेजेबल पर्सन हो, थ्योरी में अच्छे हो, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और फिर वो ओल्ड मास्टर डुआन से पूछते हैं कि क्या मेंटल स्पिरिट को खराब किया जा सकता है पॉइजन की मदद से? डुआन कहता है कि थ्योरी के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और फिर डुआन बताता है कि मेंटल स्पिरिट एक मेंटल एनर्जी से बना हुआ है जो कि किसी के द्वारा बनाया जाता है और वो दूसरों की सोच से मिला हुआ होता है। लेकिन मेंटल स्पिरिट एनर्जी एक रूप है जो किसी की आत्मा के सार से बना है, जो इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए मेंटल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पॉइजन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। ओल्ड मास्टर डुआन से पूछते हैं कि क्या आपने पहले ऐसा होते सुना है? डुआन कहता है कि नहीं, लेकिन मैं एक पॉइजन किंग को जानता हूँ जो 4th ट्रांसफर के पीक पर है और वो ऐसा नहीं कर सका। तो फिर डुआन शौक होते हुए उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि मुझे मत कहो कि तियानजियाओ कैंप के अंदर इस तरह के भयानक पॉइजन वाले जीनियस अपेयर हुए हैं। अगर वो वास्तव में मेंटल स्पिरिट को नष्ट कर सकता है तो ये एक बहुत ही बड़ा वेपन होगा। तो वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि फिलहाल कोई भी कंक्लूजन निकालना संभव नहीं है। और फिर डुआन कहता है कि ओल्ड मास्टर, जब से तुम तियानजियाओ कैंप में जा रहे हो मैंने उसके रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी नहीं कहा है, क्या तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे? तो वो ओल्ड मास्टर कहता है कि ओल्ड डुआन, क्या तुमको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो ओल्ड डुआन हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम कॉमेडियन हो? पॉइजन सस्टेंसियन कैसे हो सकता है जब तक ये पाइसो बिल्कुल नहीं है और बस खुद को छिपा रहा है जैसे। फिर वो दोनों शौक हो जाते हैं और डुआन कहता है कि रुको, मैंने कुछ सोचा है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नंबर 1 पर एक रिकॉर्ड में आ गया हूँ। अभी डुआन कहता है कि एक तरह का इंसेक्ट जिसे 9 मिस्मा विंग्स कहा जाता है वो पॉइजन में बदल सकता है। 9 मिस्मा विंग्स एबियस में पैदा हुए हैं। एक निश्चित युग में इसने एक सर्वनाश का कारण बना जिससे कि दुनिया नष्ट हो गई थी। तो वो ओल्ड मास्टर कहता है 9 मिस्मा विंग्स एक आपदा। हम डुआन को देखते हैं जो हंसने लगता है और ओल्ड मास्टर से कहता है कि क्या तुम डर रहे हो? और फिर ओल्ड डुआन हंसते हुए कहता है कि इस तरह की इंसेक्ट पहले ही विलुप्त हो चुकी है, आज इसका एक्सिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ओल्ड मास्टर कहता है कि जैसा कि कमांडर से एक्सपेक्टेड था, आप हर चीज को समझा सकते हैं। और फिर वो ओल्ड मास्टर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा काम भी करना है, तो पहले मुझे एक छुट्टी लेनी होगी। तो कमांडर डुआंग उस ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि रुको, तुमने अभी भी मुझे उस पोटेंशियल वाले सिबलिंग के बारे में नहीं बताया। बकवास, ये बूढ़ा आदमी वाकई में उसके होठ तंग है। और फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर अपने सीक्रेट स्पेस में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि 9 विस्मा विंग्स, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। और फिर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि एमसी क्रिएशन क्लास का है जो हर चीज को ग्रो कर सकता है और ये हंटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर जाने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी तुम अभी भी एक फॉरबिडन पावर का आसरा दे रहे हो। दक्षिया में तुम्हें काट दिया जाएगा। जी जैंग, ये कुत्ते का शीश जो हमेशा अपने मालिक के लिए समस्या पैदा करता है।
आपने मुझे एक बहुत ही बड़ा सिर दर्द दे दिया है। और वो ओल्ड मास्टर याद कर रहा होता है कि मास्टर ली ने किस तरह से एमसी का तारीफ करके उस ओल्ड मास्टर को एमसी के तियानजियाओ कैंप में रजिस्टर करवाया था। और फिर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि तुमने मुझे एमसी की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तव में तुम चाहते थे कि मैं उसके लिए कवर बनूं। इसे भूल जाओ, अगर क्या हुआ वो एक फॉरबिडन पावर है। एक ब्लेड डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता है। अच्छाई और बुराई समान रूप से रहते हैं उस दिल में। और चूंकि मैंने कहा कि मैं एक डिसाइपल को स्वीकार करने जा रहा हूँ, तो मैं एमसी को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और कोई कहता है कि एक आपदा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। गलतफहमी को रोकने के लिए मैं पहले हांग यांग को इसकी पुष्टि करने दूंगा, जिससे कि वो निश्चिंत हो जाएगा। फिर वो ओल्ड मास्टर वाइस कमांडर के पास चला जाता है और उससे एमसी के पास जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम ये जांच करो कि एमसी के पास 9 विस्मा विंग्स है कि नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस असेसमेंट टेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे बीस्ट को मार रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जियांग ने एक ही बार में 3 बीस्ट को मार डाला। और ऐसा लगता है कि जियांग प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहा है एमसी की तरफ। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर और वो वाइस कमांडर दोनों ही शौक हो जाते हैं। और वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि जियांग के बारे में क्या, तो वो वाइस कमांडर कहता है कि एमसी ने 2 बीस्ट को मार डाला है और हम 9 बीस्ट को उसके आसपास में ही रिलीज करने वाले हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें और एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एमसी के इंसेक्ट की तरफ दिख रहा होता है। तो एमसी कहता है कि रेडी हो जाओ, ये दूसरा बीस्ट आ गया। और वो अपने इंसेक्ट आर्मी को रिलीज करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे खाने का टाइम हो चुका है। अभी एमसी अपने इंसेक्ट आर्मी को उस बीस्ट के ऊपर छोड़ देता है। तो हम देखते हैं कि लिटिल नाइन उस बीस्ट के ऊपर चढ़ जाती है और उसे खाने लगती है और एमसी को 1000 डेवोर पॉइंट्स भी मिलने लगते हैं। और लिटिल नाइन कह रही होती है कि खाओ खाओ और ग्रो करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिटिल नाइन और एमसी के बाकी इंसेक्ट थोड़ी ही देर में उस बीस्ट को खा लेते हैं और लिटिल नाइन का लेवल अप भी हो जाता है। लिटिल नाइन का लेवल अप 22 हो गया है। तो एमसी कहता है कि लिटिल नाइन ने अपना लेवल अप कर लिया। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन उस ब्लास्ट को लुओ अपनी शील्ड से रोक लेती है। और हांग्यू कहती है कि मास्टर कोई आप पर हमला कर रहा है, तो बी केयरफुल। तभी एमसी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ये पंच ये तो जियांग है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ के शील्ड में क्रैक आने लगती है और तभी दिखाया जाता है कि लुओ का शील्ड टूट जाता है, जिससे कि हांग यू और लुओ घायल हो जाती है और वो बहुत दूर जाके गिर जाती है। एमसी अपने हाथ में पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट करते हुए रेडी हो जाता है। तभी जियांग का दूसरा अटैक एमसी की तरफ आ रहा होता है। तो एमसी अपने पॉइजन के वजह से उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है कि एमसी अपने पॉइजन मिस्ट की मदद से जियांग के अटैक को रोक लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस धूल से जियांग बाहर आ रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे पॉइजन ने मेरे पंच को खा लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बाकी लोग तुम्हें पॉइजन डीमन कहते हैं। और एमसी कहता है कि जैसा कि दक्षिया के 3rd रैंकिंग से उम्मीद थी, ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल था। और फिर एमसी अपने पॉइजन मिस्ट को रिलीज करते हुए कहता है कि जियांग क्या तुम यहाँ पर मुझसे इस बीस्ट को दूर करने के लिए आए हो? तो जियांग कहता है कि इस बीस्ट को तुम्हारे द्वारा इस हद तक जहर दिया गया है कि केवल खोखला ही बचा है। अब इस बीस्ट में चोरी करने के लिए और क्या है? एमसी सीरियस होते हुए जियांग से कहता है कि तो फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो जियांग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए हंसने लगता है और कहता है कि गलत विचार मत लाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में उत्सुक था, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। और गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।